Everyone, this is Twinkle Jha. So welcome to my lecture series of the Constitution of India. Today we are going to discuss the most controversial topic of last 2 years. So when the Citizenship Amendment Act of 2019 has passed, हम सब जानते हैं कि कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी इस इशू को लेके. सो लेट अस डिस्कस कि एक्चुअली ये एक्ट कहता क्या है. ठीक है, तो ये जो है, जो आपके सामने जो पेज ओपन है, ये भारत का राजपत्र है. जब भी कोई एक्ट आता है ना, तो ये इसमें ही छप के आता है, गैजेट ऑफ इंडिया में. ठीक है, ये ऐसे ही आता है. तो मैंने आपको पूरी ऑफिशियल साइट से दिखाया है कि आपको कहीं पे भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था 12 दिसंबर 2019. ये इनेक्टमेंट क्या होता है? इनेक्टमेंट डेट वो होता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था उस एक्ट को लेकर, और जिस दिन वो एक्ट आ गया था, जिस दिन वो एक्ट बन गया था. तो डेट 12 दिसंबर 2019 है. ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि ये एक्ट बेसिकली किसको लेके है, क्या बोलता है. तो सबसे पहले तो ये वही बोल रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड अ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, और ये इन्फोर्स कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन से ऑफिशियल, जैसे जो कि 12 दिसंबर को कर दिया उन्होंने. ठीक है, फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बस डिस्कस करेंगे. तो मेनली क्या है इस एक्ट में कि इन्होंने कुछ रिलीजन को स्पेशल पावर दी. पहले हम तो इससे पहले हम गवर्न होते थे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 थे, जिसके अकॉर्डिंग हम गवर्न होते थे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया लेक्चर सीरीज में कि 5 वे था जिससे हम एक्वायर करते थे सिटीजनशिप: बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसे हम एक्वायर करते थे सिटीजनशिप. और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद वो अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बिल्कुल रिपील हो गया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ प्रोविज़न जो है उसके अभी भी इन्फोर्स्ड है. ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ये बेसिकली इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी अदर कंट्री में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ की जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको प्रताड़ित किया जा रहा था वहाँ बेसिकली. तो गवर्नमेंट हमें ऐसे बोलती है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर ये एक्ट लाने का, इसलिए उन्होंने लेकर आया है ये नॉन मुस्लिम के लिए, क्योंकि वो सारे कंट्रीज में मुस्लिम मेजोरिटी पे है, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है इसकी. बट नॉन मुस्लिम जो है उनको बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो लेकर आए हैं. ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में. तो इसका सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? इसमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में अमेंडमेंट लाई गई है. इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन L क्लॉज B में अमेंडमेंट लाई गई है, जिसके थ्रू ये ऐड किया गया है कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं. कौन कौन है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन. और वो किस कंट्री से आए हैं? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान. बेसिकली ये तीनों जो है मुस्लिम मेजोरिटीज ये कंट्री हैं, और वहाँ स्टेट वाइज रूल होता है. जैसे कि इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने प्रीवियस लेक्चर में. वहाँ पे स्टेट की भी सिटीजनशिप मानी जाती है. ठीक है, तो वो मुस्लिम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है उनको सारे राइट्स नहीं मिलते. वहाँ पे बहुत ही प्रताड़ना होती है उनके लिए. इसलिए इंडिया में लॉ ऐसा बनाया गया. एक्चुअली 1955 के लॉ में भी ये राइट थी कि जो 11 साल रह लेगा ना इंडिया में, तो वो उसको नागरिकता मिल जाएगी. लेकिन ये बहुत लंबा पीरियड था. इसमें बहुत सारी इनको दिक्कतें आती थी, कि जैसे कि बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आती थी, गवर्नमेंट स्कीम में दिक्कत आती थी, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे इनको. इसलिए इन्होंने इन सारी कम्युनिटी के लिए जो है ना एक्सेप्शन ऐड कर दिया सेक्शन 2 के अंदर, कि ये सारे जो लोग हैं, अगर ये ना 31 डे ऑफ दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं और वहाँ रह रहे हैं ना, तो इनको नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की. ठीक है, बट ये मुस्लिम नहीं होने चाहिए, और ये जो दिए गए हैं इन सारी कम्युनिटी के अलावा के लोग नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट लाई गई है. बाकी 1955 के प्रोविज़न इसके अलावा जो है एज इट इज़ एप्लीकेबल आज भी हैं. ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं. फिर यहाँ क्या दे रखा है? 6B में स्पेशल प्रोविज़न एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड इन द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज B ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज L सबसेक्शन 1 क्लॉज B. इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि जैसे ही ये एलिजिबल हो जाएंगे ना, तो इनको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, और वो इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे उस डेट से. जो वो कट ऑफ डेट जो था हमारा 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पे आ गए हैं, जो वो सारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है. ये सारी कम्युनिटी से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, तो इनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा. फिर आते हैं हम एक्सेप्शंस पे.
ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं इसमें कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पे नहीं होगा, असम पे नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, सॉरी या, तो ये असम पे नहीं होगा, मेघालय पे नहीं होगा, मिजोरम पे नहीं होगा, त्रिपुरा पे नहीं होगा, जो कि 6 शेड्यूल में दे रखे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में ना इन सारे स्टेट को प्रिविलेज दे रखा है, क्यों, ताकि उनकी डेमोग्राफी जो है ना वो बची रहे, उनकी डेमोग्राफी इफेक्ट ना हो, क्योंकि बेसिकली ये जो ये सारे स्टेट हैं, बांग्लादेश से जितने भी इलीगल माइग्रेंट है वो आते हैं और यहीं पर रहते हैं और धीरे धीरे उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। इसलिए हमने देखा भी था कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी इन्हीं राज्यों में हो रहा था। तो इनको ना हमारी सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि चलो आप पे ये CA जो है ना एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन द इनर लाइन स्टेट को भी इन्होंने एक्सेप्शन में डाला है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश आता है एंड 2 मोर स्टेट्स आते हैं। मणिपुर अभी नहीं आता इसमें इनर लाइन में, बट सरकार ने बोला है कि मणिपुर को भी ले आएंगे इसमें, तो देखिए शायद आ जाए वो भी। देन फिर है अमेंडमेंट आई है इनके 3rd शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल जो था 1955 का एक्ट, उसमें 3rd शेड्यूल में अमेंडमेंट लाया इन्होंने कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के सिटीज़न को सिटीज़नशिप अब 11 ईयर इनको वेट नहीं करना होगा, जो 1955 के एक्ट के लिए था। ये जो है 11 ईयर को हम पढ़ेंगे नॉट लेस देन 5 ईयर, इनको इनके कम टाइम में मिल जाएगा ताकि इनकी राइट प्रोटेक्ट हो। अब ये तो इन्होंने एक्ट में कह दिया। अब है कि इसकी भाई इतना क्यों कंट्रोवर्सी था इस एक्ट पे, क्योंकि इसकी कुछ क्रिटिसिज्म थी। चलिए अब हम क्रिटिसिज्म इसके डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ला किस बेसिस पे रहे। तो जो हमारा हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 11 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके हिसाब से हम लॉ बना सकते हैं, जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 बनाई थी, और उसमें ही हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, ठीक है। फिर एंट्री 17 में जो लिस्ट 1 में दिया था, नेचुरलाइजेशन इज़ अ वे जिससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, जो मैंने डिस्कस किया। नेचुरलाइजेशन फॉरेन सिटीजन्स के लिए होता है, जो इंडिया की सिटीजन एक्वायर कर सकती है, ठीक है। देन अब ये एक्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? ये एक्ट जो है लीगल माइग्रेंट पे एप्लीकेबल है, इलीगल माइग्रेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब इलीगल माइग्रेंट होते ही क्या हैं? इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो कि फॉरेनर होते हैं, जो एंटर करते हैं किसी कंट्री में विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट एंड वीज़ा, और एंटर करते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन वो स्टे कर लेते हैं जितना पीरियड स्पेसिफाई किया गया है उस वीज़ा में, उससे ज़्यादा वो स्टे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इलीगल माइग्रेंट को क्या कर सकते हैं? जेल में पुट कर सकते हैं, फिर डिपोर्ट भी कर सकते हैं जिस स्टेट से वो आया है, तो ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट हो सकता है। सो इसके मेन पार्ट पे आता है विच इज़ क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है इसका ये है, ये एक्ट जो बनाया ना इन्होंने, ये पूरे मुस्लिम्स के अगेंस्ट बना दिया, ठीक है। अब मुस्लिम्स के, अब ये बोल रहे हैं मुस्लिम्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि इनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बाकी सारे रिलीजन को तो राइट्स दे रहे हैं बट मुस्लिम्स को ही नहीं दे रहे हैं। अब इस पे गवर्नमेंट का ये बोलना है कि क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश में ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए जहाँ जिनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है उनको राइट्स दे रहे हैं। तो इसलिए फिर इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनको भी ऐसा डर है कि कहीं ये उनके अगेंस्ट भी ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन हैं, उन पर ये एक्ट कुछ भी अफेक्ट करने वाला नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि जो कुछ अलग और भी दूसरी सारी कंट्री है जो हमारे पड़ोसी कंट्री है, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, एंड देन ऑल्सो नेपाल है, देन और तो इन लोगों को क्यों नहीं राइट्स दी गई? इनके जो नॉन मुस्लिम है या और भी जो सिटीज़न जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है उनको ऐसे राइट्स क्यों नहीं दिए गए? बस पर्टिकुलर कंट्रीज़ 3 कंट्री को ही क्यों दिया गया है? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म की बात थी। फिर देन ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान में जो हैं, जो सिया मुस्लिम है, बलूची मुस्लिम है, अहमदिया है, ये भी माइनॉरिटी में है। इनको भी, जो अहमदिया है बेसिकली उनको तो मुस्लिम ही नहीं कंसिडर किया जाता वहाँ पे, तो इनको क्यों नहीं राइट्स दे रहे? तो ये भी एक बोल रहे थे क्रिटिसिज्म का पार्ट। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए सबको, बट तो ये तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ तो मुस्लिम्स को राइट नहीं दे गए। मुस्लिम्स अभी भी 11 साल अगर वो रुकेंगे फिर उनको वो वैलिड परमिट मिलेगा तब वो आएंगे, लेकिन बाकी जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो तो ये 5 साल में 6 साल में आ जाएंगे, फिर इनको मिल जाएगी राइट्स। तो ये तो उनके अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तो ये वो भी एक इनका रीज़न था क्रिटिसिज्म का। फिर
ऐसा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इतना क्यों ऑब्जेक्ट किया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इतनी क्यों प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली बात तो जो आसाम है उसके बगल में बांग्लादेश है, वहाँ से लोग आके यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं और यहाँ उनकी रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। पहले भी हो चुका है, जब ये एनआरसी आया था तो एनआरसी के बेसिस पे 11 लाख जो थे ना माइग्रेंट्स आए थे, जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे। तो इनकी जो आसाम की और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो ओरिजिनल सिटीजन्स होते हैं ना, उनको ही राइट्स नहीं मिलता, और ये सारे सिटीज़न बन के ये सारे राइट्स ले लेते हैं। इसलिए इनको इनकी डेमोग्राफी चेंज होने की इनको बहुत ज़्यादा फियर थी, इसलिए ये ऐसा बोल रहे थे। ये भी बोल रहे थे कि आप तो लीगल माइग्रेंट को कंसिडर कर रहे हो, इलीगल माइग्रेंट्स तो अभी भी हमारे इधर आके रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे इधर छोड़ के ये चले जाएंगे राजस्थान में, ये चले जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो हमारे ही इधर आके रहेंगे। आप लीगल माइग्रेंट्स को कंसिडर कर रहे हो, लीगल माइग्रेंट्स तो रहेंगे ही। फिर ये जो माइग्रेंट्स आते हैं ये इनके पॉलिटिकल राइट्स को भी अफेक्ट करते हैं, फिर जॉब्स में भी अफेक्ट करते हैं। ये सारे उनके सिटीजन्स जो है ना, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, तो इन जो भी बेसिकली उनके सिटीजन्स हैं उनको ये राइट ना मिलते, जो माइग्रेंट्स होते हैं ये सारे राइट्स ले लेते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा अपोजिशन आ रहे थे, ज़्यादा ऑब्जेक्ट। So this is all about the Citizenship Amendment Act of 2019. Hope it is clear to you now. अगर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आप किसको अभी भी सपोर्ट करते हैं। ये एक्ट तो चलो आ गया, इनएक्ट हो गया, अब हम इससे बाउंड है, लेकिन फिर भी आप इस एक्ट को फेवर करते हैं या आप इस एक्ट का अपोज करते हैं, प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो भी कमेंट करके प्लीज़ लेट मी नो, देन मैं आपके ये डाउट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम ट्विंकल झा signing off today's session. Thank you.